हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ध्येय आईएएस की यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज की बात करेंगे जिसमें भूगोल, ज्योग्राफी, पर्यावरण, एनवायरमेंट और यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो एक ही टेस्ट सीरीज में हम ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की बात करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में हम 50 क्वेश्चन तक ऑलरेडी लगा चुके थे। आज हमारे 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तो आपको इस चैनल पर अभी तक नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में जो हमारी न्यू वीडियो आती है उसका भी आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर अभिकथन है और दूसरा कारण है। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। अभिकथन की बात करें, लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की जो उपलब्धता होती है ज्यादा होती है। क्या सही है भाई? लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की जो उपलब्धता होती है वो ज्यादा होती है, कम होती है? तो हम कहेंगे कम होती है। क्या होती है? कम होती है। कोई चीज लंबी खाद्य श्रृंखला है और अगर छोटी खाद्य श्रृंखला की तुलना करेंगे तो उसमें सीधी सी बात है, ऊर्जा की उपलब्धता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। और लिंडमैन के अनुसार कहा जाता है कि खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितना? केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कौन कहता है? लिंडमैन महोदय के अनुसार ये बात की गई है। अभिकथन जो है यहाँ पर गलत है। कारण कहता है खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो कि लिंडमैन महोदय के अनुसार केवल कारण यहाँ पर सही है। अभिकथन गलत है तो हम कहेंगे ए ऑप्शन गलत है, किंतु आर ऑप्शन सही है। डी वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है? तो अब बात यह कर रहा है कि यूपी में इनमें से कौन कौन सी नदियों का संबंध है। तो हम कहेंगे गंडक। गंडक उत्तर प्रदेश में ही बहती है। सोन भी उत्तर प्रदेश में बहती है। बेतवा का भी संबंध उत्तर प्रदेश में है। सई नदी का भी और केन। तो हम कहेंगे यहाँ पर जितनी भी नदी है आपकी सभी नदियों का संगम आपका जो है संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। तो उपरोक्त में से डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अब जैसे गंडक की बात की जाए, देखो अगर यहाँ पर गंडक की बात की जाए, गंडक है जो आपकी नदी है महाराजगंज जिले में बहती है। महाराजगंज जिले के अलावा और किस नगर में संबंध है इसका? कुशीनगर जिले से संबंध है। तो आपको ध्यान रखना है महाराजगंज एवं कुशीनगर जिले से गंडक नदी का संबंध है। सोन नदी की बात किया है, सोन नदी का संबंध जो है सोनभद्र जिले से है। ठीक है। बेतवा नदी की बात किया है तो बेतवा नदी का संबंध तो आपका उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले से है। ललितपुर के अलावा झांसी जिले से है। झांसी के अलावा जालौन जिले से है और जालौन के अलावा हमीरपुर जिले से संबंध है। तो आप सोचो बेतवा नदी का उद्गम जो आपका संबंध है 5 जिलों से है। सई नदी की बात की है तो हरदोई के भिजावन झील से निकल कर है जौनपुर में, जौनपुर से संबंधित एक तरीके से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ये कहोगे जौनपुर से सई नदी का उद्गम है और यह गोमती नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? गोमती नदी में जो है मिल जाती है। केन नदी की बात किया है, केन नदी का संबंध आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से केन नदी का उद्गम संबंध है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला रहेगा। सभी नदियों का संबंध कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर उत्तर प्रदेश से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरण पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इन पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरण को एल्बिडो के मूल्य का घटता क्रम बताना है। मतलब की सीधी सी बात ये कही जा रही है, जो आपके पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर है टेंगा, उष्णकटिबंधीय सदा पर्णपाती और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा, इनमें से एल्बिडो का जो मूल्य घटता क्रम है उसके बारे में यहाँ पर जो है बताना है। कौन सा क्रम सही रहेगा? तो सबसे पहले आपका टुंड्रा का रहेगा पहले नंबर पर, फिर कौन सा रहेगा? टेंगा का रहेगा दूसरे नंबर पर, फिर आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का रहेगा तीसरे नंबर पर और अंतिम में चौथे नंबर पर आपका रहेगा उष्णकटिबंधीय सदा पर्णपाती का दूसरे वाले का। तो ऑप्शन का रहेगा चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। तो चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा ऑप्शन रहेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। तो टुंड्रा का जो आपका एल्बिडो का है जो घटता क्रम इनका है, ध्यान रखिएगा। टुंड्रा के बाद टेगा, टेगा के बाद आपका पर्णपाती, पर्णपाती के बाद आपका सदा पर्णपाती। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर घटता क्रम है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कह रहा है कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? यह पूर्णतः विषुवतीय वृत्त के दक्षिण में है। बिल्कुल ठीक है। जो आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री है उसके कहां पर है? साउथ में है। तो हम कहेंगे ये तो सही है। दक्षिण में कारपेंटिया की खाड़ी अवस्थित है। क्या ये सही है भाई? अगर बात करें कारपेंटिया की खाड़ी जो है आपकी, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है। कहां पर है? उत्तर में अवस्थित है, ना कि दक्षिण में अवस्थित है। तो बी ऑप्शन गलत है। इसका मध्यवर्ती भाग में निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। ये भी सही है। तो इसके जो मध्य का भाग है निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। करेक्ट है। आयर झील यहाँ पर स्थित है। आयर या आयरे झील यहाँ पर अवस्थित है। तो ये भी करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका असत था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन हिमनदीय आकृति अंडाकार, लंबी, व्हेलबैक जैसी होती है, जिसकी दिशा हिम प्रवाह के अनुरूप होती है, सामान्यतः बोल्डर किले से बनी होती है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि एक हिमनदी आकृति है जिसमें अंडाकार, लंबी, व्हेलबैक जैसी आकृतियां होती हैं और इसका जो दिशा का है वो हिम के प्रवाह के अनुरूप होता है और बोल्डर किले से यह बनी होती है। इसके कौन से बारे में कह रहा है? ड्रीमलिंस के बारे में कह रहा है। किसके? ड्रीमलिंस के बारे में जो है कहा जा रहा है। आपका यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा? आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? जल अंतराल है और अवस्थिति है। कौन सा जल अंतराल किस अवस्थिति से स्थित है? यहाँ पर गलत है। तो बात की जाए पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है, करेक्ट है। दक्कन पास की बात की जाए तो आपकी ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में है, ये भी करेक्ट है। 9 डिग्री चैनल की बात किया है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है, ये भी आपका सही है। 8 डिग्री चैनल की बात किया है मालदीव और श्रीलंका, नहीं 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में है। किसके? मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में है और मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका गलत था, ध्यान रखिएगा। कौन सा? डी ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आता है कि अपवाह प्रतिरूप है और उदाहरण है। कौन सा अपवाह प्रतिरूप किस उदाहरण से संबंधित है? बात करें, जैसे बात की जाए यहाँ पर सही सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित कीजिएंगे। अभिकेंद्री जो अपवाह प्रतिरूप है, अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप जो है आपका किससे संबंधित होगा? तो अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप जो है लोकटक झील से संबंधित होगा। किससे? लोकटक झील उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन ए वाला तो यहाँ पर सही मिलान नहीं है। अरि अपवाह की बात किया है तो अरि जो अपवाह है अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली जो नदियां होती हैं उसको अरि अपवाह कहते हैं, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या कहते हैं? हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भागों में बहने वाली नदी को जालीनुमा आकृति का निर्माण करती हैं। ऑप्शन केवल तीसरा वाला ही सही है, ए ऑप्शन पर हम जो है टिक यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा एक विकल्प यहाँ पर जो है सही नहीं है। तो गलत यहाँ पर विकल्प कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कह रहा है केरल है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात तो अलग अलग होते हैं। अब जिसमें से भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो ऑप्शन रहेगा केरल राज्य में है, करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो दिल्ली है, सीधी सी बात है, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो न्यूनतम आपका शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र की बात किया है दमन एवं दीप है, ये भी आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट आता है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हम कहेंगे नागालैंड। क्या नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात पूछे जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात पूछी जाए तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? हरियाणा राज्य रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला यहाँ पर जो है गलत है। कौन सा? डी वाला जो है आपका गलत है। अच्छा, भारत का जो है आपका भारत का जो है ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? अगर किसी को पता है तो ग्रामीण का कभी पूछा जाए लिंगानुपात तो आपको कह देना है 831 है। और अगर पूछा जाए शहरी लिंगानुपात कितना है तो शहरी बता देना है 829 है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बात करें ऊर्जा पिरामिड जो होता है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की परवाह किए बिना हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, अपराइट में होता है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा जो है गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे ऊपरी स्तरों पर जो उपयोग योग्य ऊर्जा है वो घटती जाती है। तो हम कहेंगे हाँ, कारण भी सीखे। तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है। बहुत सारे लोगों को अपडेट पता भी होता है, लेकिन आज मैं फिर से अपडेट बता देता हूँ। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दी है, लिंक से या प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो यूपीएससी नेट। यहाँ पर आपके मल्टीपल्स आपके कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है। यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स भी यहाँ पर कवर की जाएगी। 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, केवल 100 रुपीज में है। कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके 90 से प्लस ज्यादा 90 से ज्यादा यहाँ पर आपके टॉपिक हैं जो कवर हो रहे हैं, और 90 से ज्यादा टॉपिकों को हम केवल 30 दिनों में कवर करेंगे। एक दिन में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, चैप्टर वाइज
सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, 300 से ज्यादा आपके टेस्ट जो है आपको बाइलिंगुअल मिलती है, जिसमें आप जब क्वेश्चन लगा लेते हो, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एक्सप्लेन मिल जाता है और की पॉइंट भी मिलते हैं। तो ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इनको सबमिट करने के बाद जो की पॉइंट जो है नोट डाउन कर सकते हो। हमारा एक कोर्स चल रहा है QRN नाम से, क्विक रिवीजन नोट्स, जो कि यूपी RO और यूपी PCS दोनों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। यहाँ पर 23 PDF को हमने कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें यूपी जीके की अगर बात करें 4 PDF है, 4 मतलब कि यूपी जीके को 4 PDF में पूरा कन्वर्ट किया गया है। और आपकी करंट अफेयर जो है पूरे साल भर का करंट अफेयर्स को हमने एक PDF में यहाँ पर ट्रांसफर किया है, वो भी आप देख पाओगे। बाकी PDF किसकी हैं? तो बाकी PDF आपके स्टैटिक की हैं। स्टैटिक मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, है ना, सारी चीजें आपकी हैं। आप इसको भी जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कोर्स आप सबसे ज्यादा, मेरे तीनों कोर्सों में बात किया है तो क्विक रिवीजन नोट सबसे ज्यादा लोगों ने लिया हुआ है। उसके बाद तो फिर सभी कोर्सेस आप लोगों ने ज्वाइन किए ही है, लेकिन अभी हाल ही में हमारा एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से कोर्स लॉन्च हुआ है। रैपिड कोर्स एक तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो UPSC नेट आप डाउनलोड करने के बाद। चलिए हम क्वेश्चन पे लौटते हैं वापस, क्योंकि हमें उतना ही बात करना है फालतू की जितना हो जाए, क्योंकि हमें फालतू का समय व्यर्थ नहीं करना है। और भी YouTube चैनल पर आप देखोगे खूब सारा समय बर्बाद होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है, कौन से तथ्यों से सल्फर गंधक वायुमंडल में पाया जाता है? ऐसे कौन कौन से तथ्यों से जो है सल्फर जो है वायुमंडल में पाया जाता है? ऑप्शन रहेगा, ज्वालामुखी विस्फोट से पाया जाता है, जीवाश्म ईंधनों के दहन से पाया जाता है, जैविक पदार्थों के अपघटन से पाया जाता है, स्वावलंबी पौधों के प्रकाश संश्लेषण, इससे नहीं पाया जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से, जीवाश्म ईंधनों से और जैविक पदार्थों के अपघटन से आपके वायुमंडल में सल्फर या गंधक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह भूगोलवेत्ता कौन है जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है? नील नदी को वरदान के बारे में कौन से भूगोलवेत्ता ने कहा है? तो हम कहेंगे हेरोडोटस ने कहा है। अब नील नदी के बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है, नील नदी भी दो नदियों से बनती है, एक तो श्वेत नील से बनती है, दूसरी नीली नील से बनती है। तो ये दोनों नदियों के संगम पर ही आपकी, दोनों नदियों के संगम के बाद ही नील नदी के नाम से जानी जाती है। मिस्र को नील नदी का वरदान हेरोडोटस भूगोलवेत्ता के द्वारा जो है कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, सिंधु नदी प्रणाली जो है भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सिंधु नदी जो प्रणाली है भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहां पर सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो हम कहेंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों आपके राज्य हैं जहां पर सिंधु नदी सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। 1960 में सिंधु नदी का आपको पता होगा समझौता हुआ था एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता निभाई थी। और पूरी दुनिया में अगर उदारतम संधि कोई मानी जाती है तो सिंधु नदी को ही माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्द्रभूमि जो वेटलैंड्स होते हैं उनके क्षरण के लिए प्रमुख कारण बना हुआ है? तो वेटलैंड्स के क्षरण के, आर्द्रभूमियों के क्षरण के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार है? कृषि का विस्तार एवं अतिचारण, बिल्कुल करेक्ट है। अति शहरी अतिक्रमण और रेत खनन, ये भी एक कारण है। घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट का निस्तारण करना, ये भी एक कारण है। आर्द्रभूमि क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, ये सर्वेक्षण और सीमांकन से थोड़ी ना हो जाएगा आर्द्रभूमि क्षरण, तो हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लक्षद्वीप समूह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? लक्षद्वीप समूह के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ये द्वीप ज्वालामुखी उद्गम के हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीप। अब देखो लक्षद्वीप के बारे में बात हो रही है, ज्वालामुखी कैसे जाएगी, है ना? तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप समूह से बने हुए हैं, है ना, प्रवाल द्वीप समूह से बने हुए हैं, तो आप कहोगे पहला वाला गलत है। मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, और यह जो है किसका है? आपका लक्षद्वीप का हिस्सा है, और मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो ऑप्शन रहेगा केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए, इनमें से ठंडी महासागरीय धाराएं कौन सी है? तो बात की जाए जो कोल्ड वाली ठंडी धाराएं हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी आपकी कोल्ड वाली आपकी विंड्स हैं? तो यहाँ पर लेब्राडोर की धारा, इर्मिगर की धारा, बेंगुला की धारा और ब्राजीलियन धारा, इनमें से ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं? तो हम बोलेंगे इनमें से आपकी लेब्राडोर की धारा और बेंगुला की धारा। कौन सी? लेब्राडोर की धारा और बेंगुला की धारा कैसी है? आपकी ठंडी धारा है, जबकि इर्मिगर की धारा और ब्राजीलियन धारा कैसी है? आपकी गर्म जल धारा है। तो आपको दो यहाँ पर ठंडी धारा है, दो आपके यहाँ पर गर्म धारा है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा, पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपकी ठंडी धाराओं में गिना जाएगा। कोरल त्रिभुज जिसकी समृद्धि समुद्री जैव विविधता के कारण अक्सर समुद्रों का अमेजन कहा जाता है, किन देशों में फैला हुआ है? तो कोरल त्रिभुज जिसकी समृद्ध
समृद्ध समुद्री जो जैव विविधता है अक्सर समुद्रों का अमेजन कहलाता है, किन देशों में फैली हुई है? तो हमारा कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एवं फिलीपींस, चारों ही देशों में फैली हुई है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समुद्रों का अमेजन कहा जाने वाली है, आपको ध्यान रखना है 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से ज्यादा भी क्षेत्रों में फैली है। निम्नलिखित कितनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितनों का उपयोग जो है फसल क्षति को रोकने के लिए कीटनाशकों में किया जा सकता है? तो फसल की क्षति को रोकने के लिए कीटनाशकों में किस किस चीजों का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन रहेगा जीवाणु को किया जा सकता है, कवक का भी किया जा सकता है, विषाणु का भी किया जा सकता है, प्रोटोजोआ का। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर सही रहेंगे कि कीटनाशकों को रोकने के लिए, फसल क्षति को रोकने के लिए जो आपके जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ है, इनका कीटनाशकों का प्रयोग जो है किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण कृषि की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? तो वृक्षारोपण कृषि की सही विशेषता इनमें से कौन सी है? तो इसके लिए बड़ी संपदा, एकल फसल विशेषता, वैज्ञानिक खेती के तरीकों की जो है आवश्यकता होती है, नीड होती है वैज्ञानिक तरीके की, यहाँ पर साइंटिफिक तरीके की आपको खेती करने की आवश्यकता होती है, वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत उसको जो है देखा जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? तो विचार करना है कौन सा सही है। प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। क्या है? प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कि प्रजाति समृद्धि जो है एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे हाँ भाई, ये भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर हमारे दोनों ही सही रहेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा, पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन उपयुक्त कारकों में से किसने किसी क्षेत्र के किसी प्रजाति की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण बनते हैं? तो भाई सीधी सी बात ये कही जा रही है, अगर किसी क्षेत्र में प्रजाति की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण बनना हो तो कौन कौन से यहाँ पर कारण बनेंगे? कौन कौन से कारण बनेंगे? तो यहाँ पर कौन कौन से कारण बनेंगे? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो है आपका जन्म दर, है ना, जन्म दर करेगा और आपका अप्रवासन दर भी करेगा। भाई मृत्यु दर थोड़ी ना कर जाएगा, मृत्यु दर जो है नहीं करेगा। तो यहां पर जन्म दर और अप्रवासन दर करेंगे। ऑप्शन कहेंगे केवल दो ऑप्शन सही रहेंगे, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है आपके प्रजाति की जनसंख्या घनत्व का कारण रहेंगे। भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक एवं दिशा निर्देशों तैयार करने के लिए कौन सा विनियामक संस्था जिम्मेदार है? तो यहाँ पर एक रेगुलेटरी संस्था है। कौन सी संस्था है जो आपके ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर नियामक संस्था जो है जिम्मेदार के रूप में कार्य करती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम सीपीसीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीसीबी कहते हैं। ये जो है आपकी सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपकी ध्वनि प्रदूषण के लिए मानक और दिशा निर्देशों को जो है रेगुलेट करती है। क्या करती है? रेगुलेट करती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो राज्य है, लोहे अयस्क क्षेत्र है, इनमें से सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा नहीं है? बात करेंगे कर्नाटक जो है, कर्नाटक में बांगरकल लोहे अयस्क करेक्ट है। उड़ीसा में पंपाद है, ये भी ठीक है। झारखंड में बड़ाबुर है, ये भी करेक्ट है। गोवा में छाबली है। क्या छाबली गोवा में है? तो भाई हम कहेंगे छाबली जो है आपकी गोवा में नहीं है। छाबली जो है गोवा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर जो था गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? एक तब देश है और उपनाम है। कौन सा उपनाम जो है किस देश से संबंधित है? बात करें कनाडा को मैपल की भूमि कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। ग्रीनलैंड को बर्फ की भूमि, नहीं, बर्फ की भूमि जो है जापान को कहा जाता है। किसको? बर्फ की भूमि जो है जापान को कहा जाता है, ग्रीनलैंड को नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला गलत था। स्विट्जरलैंड को चॉकलेट की भूमि कहा जाता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि जापान को बर्फ की भूमि जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, सामान्यतः पर्यावरण वर्गीकरण में किसे समाहित नहीं किया जा सकता है? पर्यावरण वर्गीकरण में किसे समाहित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर रहेगा परिचालन पर्यावरण को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि भौतिक पर्यावरण को शामिल किया जाएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण को शामिल किया जाएगा, जैविक पर्यावरण को जो है शामिल किया जा सकता है। तो पर्यावरण, भौतिक और सांस्कृतिक, जैविक पर्यावरण को शामिल किया जाता है, परिचालन पर्यावरण को शामिल जो है नहीं किया जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार किन किन राज्यों में है? बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है, गुजरात राज्य में है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है।
न तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, न तो आपके बिहार राज्य में है। ऑप्शन यहां पर कहेंगे हम केवल बी वाला रहेगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है, जबकि यहां पर आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार से इसका कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा जो है कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है? तो भाई आपने मैप रख के बैठा होगा, मुझे पता है ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो मैप रख के बैठा होगा। कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों को स्पर्श करती है बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे एक तो आपकी तुर्कमेनिस्तान को, है ना, किसको? तुर्कमेनिस्तान को। दूसरा आपकी अजरबैजान को। तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान को जो है आपकी किसकी सीमा? आपकी कैस्पियन सागर की सीमा स्पर्श करती है, जबकि उज्बेकिस्तान और तुर्की का संबंध नहीं है। तो यहां पर और भी बता देते हैं हम, तुर्कमेनिस्तान को, अजरबैजान को, दूसरा तीसरा आपका ईरान को भी सीमा करती है। ईरान के अलावा बात की जाए तो ईरान के अलावा रूस को भी सीमा साझा करती है, और फिर आपकी यहां पर बात की जाए तो कजाकिस्तान को भी सीमा साझा करती है। तो कैस्पियन सागर जो है आपके 5 देशों को सीमा साझा करती है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रूस एवं कजाकिस्तान को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए कथन है स्थान एवं नदी है, कौन सा स्थान किस नदी के बारे में यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बता रहा है। जैसे बात की जाए, जैसे अगर हम बात करें कालंकर, कालंकर जो है आपका, कालंकर तो पहले ये समझो कहां पर है, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले में है। और किस नदी के तट पर है? तो हम कहेंगे गंगा नदी के तट पर है। बटेश्वर की बात किया है, बटेश्वर कहां है? यमुना नदी के तट पर है ना। बहलगढ़, बड़हलगंज, कौन सा है? बड़हलगंज, ये कहां पर? ये आपका गोरखपुर जिले में है। कहां पर है? गोरखपुर जिले में। कौन सा है? बड़हलगंज है, गोरखपुर जिले में है। कहां पर है? सरयू नदी के तट पर, ये भी करेक्ट है। और सुल्तानपुर की बात किया तो गोमती नदी के तट पर है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तारे में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तारे के जीवन चक्र की यह अवस्था क्या कहलाती है? तारे में जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो अधिक द्रव्यमान होने पर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अत्यधिक वेग पाकर क्या करते हैं? नाभिक को छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तारे के जीवन चक्र को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर कहते हैं। पल्सर थोड़ा ज्यादा याद रखो, है ना, पल्सर या फिर न्यूट्रॉन तारा के रूप में इसको जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संस्थान एवं अवस्थिति है, कौन सा संस्थान किस अवस्थिति से संबंधित है? तो बात करें यहाँ पर हम राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला की बात की जाए पालमपुर से संबंधित है। केंद्रीय फसल शोध संस्थान की बात की जाए, केंद्रीय फसल शोध संस्थान की बात की जाए त्रिवेंद्रम से संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात किया तो कोलकाता संबंधित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की बात किया तो लखनऊ संबंधित है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। देखो 80 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है। देखो इतना छोटा सा ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मांगते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेशन मिलता है तो एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो, प्यारा सा, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। बाकी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो फर्ज आपका बनता ही यार। क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है? उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जो है वायु अपर्दन जो है जल अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी। क्या ये सही है? नहीं। उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, मतलब जल अपर्दन जो है ज्यादा है वायु अपर्दन की अपेक्षा। तो अभिकथन जो है गलत लिखा है। कारण कहता है कि जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जलीय अपर्दन से संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपर्दन से कुछ खास क्षेत्र या कुछ समय तक ही सीमित यहाँ पर रहता है। तो कारण यहाँ पर तो सही बताया गया है, अभिकथन गलत है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन गलत है, किंतु आर ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावी होगा? ऐसा कौन सा एक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे ज्यादा या सबसे पहले प्रभावित होता है? तो यहाँ पर जो है आपका अमेजन वर्षा वन, टेंगा वन, आर्टिक हिम चादर या भारतीय मानसून। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? आर्टिक हिम चादर रहेगी। क्यों? क्योंकि हिम टोपियां सबसे ज्यादा प्रभावित जो है पारिस्थितिक तंत्र के रूप में होती हैं। क्यों? सबसे जल्दी पिघलने की दर जो है आपकी आर्टिक हिम में ही आपको देखने को मिलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है चापाकार डेल्टा बनाती हैं? चापाकार डेल्टा जो है कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? एक तो आपका रहेगा राइन नदी बनाती है, दूसरा आपकी हवांगो नदी बनाती है। तो राइन एवं हवांगो नदी जो है आपकी चापाकार रूप में आपकी डेल्टा बनाती है। सीन एवं ओब नदी जो है, सीन एवं ओब नदी जो है आपका ज्वारनद मुख
ज्वारनदमुख जो है डेल्टा का निर्माण करती है, सॉरी ज्वारनदमुख जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं सीन एवं उब नदी, जबकि राइन एवं हवांगो नदी आपकी चापाकार बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए वाला सही रहेगा। दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन के लिहाज से सही है, बाकी मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। भारत में कौन सा द्वीप जो है ब्रह्मांडी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ब्रह्मांडी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो हम कहेंगे व्हीलर द्वीप है। कौन सा? व्हीलर द्वीप जो है आपका ब्रह्मांडी नदी पर है, और व्हीलर द्वीप को ही अब्दुल कलाम आजाद द्वीप भी कहते हैं। ये भी नाम याद रखो, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी व्हीलर द्वीप को ही जाना जाता है। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखना है। उड़ीसा में है, ब्रह्मांडी नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, ब्रह्मांडी नदी पर जो है स्थित है। मिसाइल परीक्षण के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही है? नगोया प्रोटोकॉल के बारे में कह रहा है, नगोया प्रोटोकॉल समझौता अक्टूबर 2010 में किया गया था। करेक्ट है। प्रोटोकॉल जो है 2014 से लागू हुआ, ये भी सही है। इस समझौते का उद्देश्य जंगल, कोरल द्वीप, जैव विविधता की क्या है? रक्षा करना होता है। तो हम कहेंगे तीनों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसकी बात करेंगे। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। भाई साहब गलत लिखा है। भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा अगर आप भारत के पश्चिमी तट पर देखोगे तो आपको प्राकृतिक बंदरगाहें सबसे ज्यादा मिलती है। प्राकृतिक बंदरगाहें ज्यादा मिलती है, जबकि पूर्वी तट पर कृत्रिम बंदरगाहों की संख्या जो है ज्यादा है। ठीक है। पूर्वी तट कम कटा फटा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। जो पूर्वी तट है कम कटा फटा रहता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है आपका जो है आपका ऑप्शन कारण सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला गलत रहेगा, किंतु आर सही है। डी ऑप्शन पर हमें जो है टिक लगाएंगे। पूर्वी तट पर कौन से हैं आपके प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या कम है, जबकि पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनजाति और प्रदेश से कौन सी जनजाति किस प्रदेश संबंधित है? टोडा की बात किया तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आपातानी की बात किया अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। कोनियक की बात किया तो नागालैंड राज्य संबंधित है, और गद्दी की बात किया तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सत्य है? सत्य ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर जो है सही है। अच्छा, आप लोगों से एक चीज पूछना है, क्या मैं तेज बोलता हूँ क्या स्पीड में? मतलब स्पीड हमारी ज्यादा है क्या? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि स्पीड ज्यादा है, तो हम थोड़ा स्लो बोलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बहुत स्पीड में बोलते हो। तो हमारा तो मानना ये रहता है कि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस में अगर ज्यादा समय देते रहोगे तो फिर मतलब कोई है नहीं उससे। तो अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है, तो आप वैसे तो YouTube में दोनों ऑप्शन रहते हैं, आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो, स्पीड घटा भी सकते हो। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं थोड़ा बहुत स्पीड कम कर देंगे, उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है। क्वेश्चन पर लौटते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो बात करेंगे, मध्य गंगा मैदान में स्थान स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो है मिलते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। जो मध्य गंगा का मैदान है वहां पर आपकी गोखुर झीलें देखने को मिलती हैं। दूसरा, आपके नदियों के जो पुराने प्रवाह मार्ग है वो भी देखने को यहाँ पर कहीं कहीं जगह मिल जाती है। बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदान में अधिक विशेषता है। तो ये तो गलत लिखा है कि बाढ़ों की अधिकता जो है आपके निम्न गंगा मैदान में है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। बाढ़ों की अधिकता जो है आपकी निम्न गंगा मैदान में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? अब देखो पूछ लिया है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलो बात करेंगे, परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। तो भाई ये तो सही लिखा है, परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है ना, करेक्ट है। और बेतवा नदी की बात की है, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। और पूछा जाए किस गांव से निकलती है, तो गांव भी याद रख लो, कुमरा गांव से निकलती है। कौन से? कुमरा गांव से जो है बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी जो है निकलती है। बेतवा नदी की बात की जाए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से संबंध है। झांसी जिले की बात की जाए तो जालौन जिले से संबंध है। जालौन जिले के अलावा बात किया तो औरैया जिले से संबंध है। औरैया जिले की बात किया तो हमीरपुर जिले से इसका संबंध है। तो बेतवा नदी के बारे में इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम कहेंगे भाई पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आपको दोनों बातें यहाँ रखना है। परीक्षा बांध कहाँ पर है? झांसी में स्थित है और बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? ऑप्शन पूछता है बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, क्या ये सही है? भाई हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, बोमडीला दर्रा जो है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा है, इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। क्या भारत में प्रवेश करती? नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस दर्रे से प्रवेश नहीं करती। आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र भारत में बात की जाए यांगपांग दर्रे से प्रवेश करती है। किससे? यांग याप दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है। इस तरीके से आप देखोगे, मान लो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है, और यहां से इस तरीके से कर्म में आकार में जो है यांगपांग दर्रे से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है
प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है, केवल पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समुदायों का वह पूर्ण क्रम, समुदायों का वह पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको क्या कहलाता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम सीयर कहते हैं। समुदायों का एक क्रम होता है जो पूर्ण क्रम होता है, क्रमशः एक स्थान पर बदलता है, उसे हम सीयर के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में बात की जाए तो इस तरीके से लिखा जाता है, शहरी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर हिंदी में इसको सीयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? अब नहीं है पूछा है, कौन सी नहीं है? चलिए बात करेंगे। भवानी कावेरी की सहायक नदी है, हेमवती भी कावेरी सहायक नदी है, जबकि भीमा और इंद्रावती की बात किया ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है। भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा कृष्णा की सहायक नदी। किसकी? भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि इंद्रावती की बात की जाए, इंद्रावती की बात की जाए, इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। तो हम कहेंगे यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है आपका कावेरी की सहायक नदी नहीं है, जबकि भवानी और हेमवती जो है आपकी कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की और भी सहायक नदियां जैसे भवानी हो गया, हेमवती हो गया, हौरांगी हो गया, अमरावती हो गया, कमानी हो गया, अर्कावती हो गया, और भी छोटी मोटी नदियां हैं जो कावेरी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 और सूची 2 है, इनको मिलाना है। जैसे बात करें रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 से संबंधित है। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट के प्रकाशन की बात किया तो अप्रैल 1987 संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन की बात किया तो सितंबर 1987 संबंधित है। और द लिमिटेड टू ग्रोथ रिपोर्ट की बात किया तो 1972 संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इनको एक बार याद कर लो, क्योंकि ऐसे ही मिलाने के लिए एग्जाम में आ भी जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो सही कथन की बात करें यहाँ पर कौन सा सही है? क्योटो प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ये तो ठीक बात है ना। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना का यह एक अंतर संबंधित है। और इस क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए जो ये तापमान से संबंधित है, उत्सर्जन की कमी को लेकर संबंधित है, बायोसेफ्टी संबंधित नहीं है। इस प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 में लागू किया गया था, तो गलत लिखा है। इस प्रोटोकॉल को यहाँ पर अंगीकृत किया गया था 1997 में, लेकिन लागू करने की बात किया तो लागू जो है आपको 16 फरवरी 2005 को जो है आपको लागू किया गया था। तो ऑप्शन हम कहेंगे ना तो पहला वाला सही है ना दूसरा वाला सही है, ऑप्शन डी वाले पे हम टिक करेंगे। शहर और नदी है, कौन सा शहर किस नदी के तट पर जो है बसा हुआ है? चलिए बात करेंगे। जैसे बात करें वार्सा, वार्सा आपका विशुला नदी के तट पर बसा है। लिस्बन की बात की है, लिस्बन टंगस नदी के तट पर बसा है। प्राग की बात किया है, प्राग एल्ब नदी के तट पर बसा है। और लिंज की बात किया तो डैन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। देखो ये आपको नदियां याद करनी पड़ेंगी। आप मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, एक कुछ फैक्ट वाले कुछ वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पर्वत हो गए, है ना, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, झीलें हो गई, नदी हो गई, नदियां हो गई, इन सभी चीजों के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, अलग अलग सेपरेट। तो उनको आप देख लेना, जिससे क्या होगा कि आपको उनको याद हो जाएगा मैपिंग के माध्यम से, तो याद करवा देंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी एग्जाम पास में आएगा तभी करवाएंगे। पर्वत क्रम है और प्रकार है, कौन सा पर्वत क्रम किस प्रकार समझते हैं? जैसे हिमालय की बात किया है, हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। सह्याद्री की बात की है तो सह्याद्री भृंचोद पर्वत का उदाहरण है। राजमहल की बात किया तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। जबकि नीलगिरी की बात किया तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और यहीं पर अगर अरावली भी याद कर लो, अरावली अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला सही बिल्कुल रहेगा। पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमेजन नदी तंत्र का भाग है? अमेजन नदी तंत्र का भाग कौन सी नदी है? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, एक तो रियो नेग्रो नदी आपका, दूसरा पुटू माओ नदी यहाँ पर, और तापा जोस नदी यहाँ पर। मैगडेलेना नदी नहीं है, जबकि अमेजन नदी तंत्र में रियो ग्रांडे नदी, रियो नेग्रो नदी आती है, पुटू माओ नदी आती है, तापा जोस नदी आती है। तो ऑप्शन बी वाला रहेगा, 1, 3, 4 यहाँ पर जो है आपकी सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मेडिलना नदी लिखी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी कोलंबिया नदी तंत्र का जो है हिस्से के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत विकास लक्ष्य है और शीर्षक है। जैसे एसडीजी 5 की बात किया है, लैंगिक समानता से संबंधित है। किससे? लैंगिक समानता संबंधित है। एसडीजी 6 की बात किया है, स्वच्छता एवं पेयजल से संबंधित है। एसडीजी 7 की बात की जाए, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। एसडीजी 8 की बात किया तो सब विकार एवं समावेशी आर्थिक विकास संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोमास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है?
बायोमास के बारे में कह रहा है, सही ऑप्शन बताओ। यह किसी बृहद क्षेत्र के समस्त वनस्पति एवं जीवों को सम्मिलित करता है, उसे हम बायोमास कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र में समस्त वनस्पति और समस्त जीवों को शामिल करने को हम बायोम कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। बायोम में वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। भारत में जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान कहां पर अवस्थित है? भारत में जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान की बात की जाए तो हम कहेंगे इम्फाल मणिपुर में अवस्थित है। कहां पर? इम्फाल मणिपुर में स्थित है। कौन से पर्वतीय दर्रों को सबसे पूर्व में स्थित है? तो इनमें से पूछ रहा है सबसे पूर्व में कौन सा दर्रा स्थित है ना। तो हमें सबसे पहले तो ये देख लेना है कौन सा दर्रा किस राज्य में है। जैसे सिपकीला दर्रे की बात किया है, हिमाचल प्रदेश में है ना। नाथुला दर्रे की बात किया है तो सिक्किम राज्य में है। कहां पर? सिक्किम राज्य में है। लिपुलेख दर्रे की बात किया है तो उत्तराखंड राज्य में है। और बोमडीला दर्रे की बात किया तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आप लोग अगर पेपर देने सच में जा रहे हो तो आप लगा पाओगे भाई सबसे पूर्व में बोमडीला दर्रा रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपके अरुणाचल प्रदेश ही देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है, यहां पर सी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने यहां पर 100 क्वेश्चन लगा लिए। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें 101 नंबर से क्वेश्चन बात करेंगे। तो आप लोग जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मल्टीपल्स वीडियो आती रहती है। आप जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी हमारे ऐप पर जो भी हमने आपको बताया है उस ऐप पर डाउनलोड करके मल्टीपल्स कोर्सेस आ चुके हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको तैयारी में बहुत बढ़िया भूमिका निभाने को मिल सकती है। तो आप अभी जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में यूपीएससी नेट को डाउनलोड आप लोग करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।